क्वांटम नंबर्स। देखो एक्चुअली क्वांटम नंबर्स पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ये है कि पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी जानी चाहिए और फिर क्वांटम नंबर्स पढ़े जाने चाहिए ताकि वो रिलेशन समझ में आए। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स ज्यादा है, उसमें वेक्टर का यूज होता है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, उसमें डबल डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जो 11th-12th लेवल पे मैथ्स में और फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं ना। वेक्टर जितना पढ़ाते हैं उससे तुम्हें कुछ नहीं बनना, मैथ्स जितनी तुम्हें पढ़ाते हैं 11th-12th में उससे कुछ नहीं होना। तो मैं सीक्वेंस उल्टा कर रहा हूं, मैं क्या पहले पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स और फिर क्या पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि वो तो फिजिक्स वाला भी नहीं पढ़ाएगा और मैथ्स वाला भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उससे अपने को क्वेश्चन क्या करना है और कैसे करना है, आईआईटी में क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रूव हुए थे क्या, उसके पोस्टुलेट्स में थे क्या क्वांटम नंबर्स। लेकिन अपन वो पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर्स कभी जीवन में नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए अपन वो नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलग से देख लेंगे कि क्या होती, ठीक है। तो इसमें पहले समझा दूं कि पहले लिखवा दूं, क्या करना है पहले समझ लें अपन, है ना। समझने में बहुत इजी चीज है, समझने में छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जब अपन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं शेल। शेल्स के नाम अपन ने रखे थे क्या KLMNOPQ, ठीक है। शेल्स के अंदर हम कहते हैं कि क्या होते हैं सबशेल्स। सबशेल्स के नाम हमने रख दिए थे क्या SPDF E, SPDF आगे H और G। उसके बाद हम कहते हैं कि सबशेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, जैसे P में PX PY PZ, D में DX DXY DYZ DXZ DX2Y2 और DZ², ठीक है। तो सबसे पहला लेवल क्या होता है शेल, उसके बाद क्या होता है सबशेल, उसके बाद क्या होता है ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन है तो या तो उसकी हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज स्पिन है या उसकी क्या है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इतनी बात समझ में आती तुम्हारे। शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम शेल्स को क्या दे रहे थे नाम दे रहे थे KLMN, सबशेल्स को क्या कर रहे थे नाम दे रहे थे SPDF, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे थे नाम दे रहे थे PX PY PZ, ठीक है। अब हम इनको नाम ना दे के क्या दे दें नंबर दे दें तो वही नंबर क्या कहलाने लगेंगे, बस इतनी सी बात है। कैसे, तो सबसे पहले अपन किसको नंबर दे दें शेल को। नाम K का नाम ना दे के पहली शेल को क्या दे दे नंबर। अब पहली शेल है तो नंबर दे दिया N=, क्या बहुत दिन से तुम क्वांटम नंबर सुन रहे हो गए ना, इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी बात है ये। N=1। दूसरी शेल को नाम क्या दे दिया N=2। डिनोट किससे कर रहे हैं N से। शेल का जो भी नंबर देंगे किससे डिनोट करेंगे N से। तीसरी शेल को नंबर क्या दे दे 3 देंगे और चौथी शेल को N= क्या बोल दें 4 बोल दें, तो ये नंबर होगा इनके, ठीक है। उसके बाद सबशेल्स को, मतलब शेल्स को नंबर देने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं अल्फाबेट, वो क्या यूज कर रहे हैं N यूज कर रहे हैं। सबशेल्स को नंबर देने के लिए जो हम यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन, वो क्या यूज करेंगे L यूज करेंगे। अब S का नंबर रख दिया 0, P का रख दिया 1, D का रख दिया 2, F का रख दिया 3, G होता तो रख देते 4। तो हमने शेल पे भी नंबर डाल दिए 1 2 3 4 और सब शेल पे भी नंबर डाल दिए क्या 0 1 2 3 4। बात आई समझ में। और उसके बाद हम किस पे नंबर डाल देंगे सब शेल पे भी नंबर डाल देंगे। सब शेल के बाद कौन आया ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स पे भी हम नंबर डाल देंगे। नाम क्या रखते थे PX या PY या PZ, अब हम इसको भी क्या दे देंगे नंबर दे देंगे। तो नंबर देना शेल्स को, सब शेल्स को और ऑर्बिटल्स को नंबर देने की जो मेथड है वही, ठीक है। और ये जो नंबर हम दे रहे हैं उसको बोल क्या रहे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे सड़ी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि सपोज तुम्हारे पास तुम्हें दिया हुआ है 2p, क्या दिया हुआ है 2p, 2p दिया हुआ है। इसका मतलब ये सेकंड शेल में अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पढ़ते हैं अपन, 11 है तो शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281 और सबशेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 और क्या 3s1।
अब अगर मेरे पास 1s2 है तो पहली शेल का है तो इसका n इक्वल्स टू क्या हो गया 1 और इसका l इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि s के लिए हमने क्या नंबर तय किया है 0 तय किया है। तो ये क्या हो गया 1s के लिए n इक्वल्स टू हो गया 1 और l इक्वल्स टू हो गया क्या 0। 2s के लिए अगर कोई बोले क्वांटम नंबर्स लिखो तो सेकंड शेल में है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और l इक्वल्स टू s में ही है तो क्या हो गया 0। 2p में है तो सेकंड के p में है तो n इक्वल्स टू तो क्या हो गया 2 और p में है तो l इक्वल्स टू क्या हो गया 1। 3s में है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 3 और l इक्वल्स टू क्या हो गया 2, क्योंकि d के लिए हमने l की वैल्यू कितनी मानी है 2 मानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1s को नंबर्स के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल या शेल नंबर इसका 1 है और सब शेल नंबर इसका क्या है 0। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर l कुछ कहीं पे गड़बड़ लिखा क्या मैंने, अच्छा 3s है, s है तो ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ शेल हो गया 3 और l हो गया क्या 0। ठीक है, तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि सपोज कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 और उसका अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, उसका शेल नंबर क्या है, तो अपन ने क्या लिख लिया 3। और अगर बोल रहे हैं कि l की वैल्यू उसकी क्या है 2, तो बताओ वो कहां रह रहा होगा, तो भैया थर्ड शेल के d ऑर्बिटल में रह रहा होगा, तो उसके क्वांटम नंबर्स क्या हो गए 3d के क्वांटम नंबर्स क्या हो गए n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2। तो शेल को नाम की बजाय नंबर देना, सब शेल को नाम की बजाय नंबर देना और ऑर्बिटल्स को भी नाम की बजाय क्या नंबर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। इसमें कोई दम नहीं है, मतलब ये इतनी ही है, बस इतनी सी ही चीज है। ठीक है, अब अगर शेल को हम नंबर दे रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल्स को हम सब शेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद ऑर्बिटल्स को जब हम नंबर देंगे px py और pz को जब हम नंबर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये नंबर किस हिसाब से दिए जाते हैं वही अपने को देखना है। ठीक है, तो शेल को जो नंबर दिया वो क्या कहलाएगा उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबशेल को नंबर दिया वो क्या कहलाएगा उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल को नंबर देंगे वो उसका क्या कहलाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और स्पिन की बात उसके बाद में करेंगे। तो शेल बताता है जो वो कौन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल जो बताता है वो कौन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल जो बताता है वो कौन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा वो क्या कहलाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। बात आई क्या समझ में। तो क्वांटम नंबर्स मतलब कुछ नहीं, प्रोसेस ऑफ गिविंग नंबर्स या प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग नंबर्स टू शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज the representation of shells, subshells and orbitals in numbers, then the numbers given are called क्या quantum numbers। बस, तो शेल, सबशेल और ऑर्बिटल को जो भी नंबर दिए हैं हमें वही क्या कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। वो कैटेगराइज करते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अगर हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा है तो उसके बारे में क्या क्या पता चल जाएगा, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस पता चल जाएगा, कहां रह रहा है तो हमें पता चलेगा नहीं चलेगा। अगर हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का n इक्वल्स टू 1 है और l इक्वल्स टू 0 है, तो ये कहां रह रहा है 1s में। अगर हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 2 है और l इक्वल्स टू 1 है, तो ये कहां रह रहा है 2p में रह रहा है। अगर हमसे कह रहे हैं n इक्वल्स टू 3 है और l इक्वल्स टू 2 है, तो ये कहां रह रहा है 3d में रह रहा है। अब 1s में रह रहा है तो न्यूक्लियस के सबसे पास है, 2p में रह रहा है तो सेकंड शेल है तो दूर हो गया, 3d में रह रहा है तो और थर्ड शेल में तो और क्या हो गया दूर हो गया। तो क्या हम न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस के लिए किसकी जरूरत नहीं है l की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है n की जरूरत है। तो हम अगर हमसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ क्या बताता है शेल। ये तो बेसिक बात है सबसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है शेल की कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो रेडियस क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब रेडियस अगर हमें मालूम है तो क्या हमें एनर्जी भी मालूम है। एनर्जी के फॉर्मूले में अपन ने पढ़ा है क्या 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर।
पढ़ा है, माइनस साइन के साथ। तो E किस पे डिपेंड करता है? N पे। N पे डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे N बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का मालूम है तो हमें क्या मालूम है? उसकी एनर्जी मालूम है ना। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो Z की वैल्यू हो गई क्या? 1। उसके पहले शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं, दूसरे की निकाल सकते हैं, तीसरे की निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें मालूम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और मालूम क्या है वो तो देंगे, n = 1 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब शेल नंबर क्या है? 1। n1 रखो और एनर्जी का फॉर्मूला रखो, बाकी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगी? एनर्जी आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में क्या पढ़ा है? 13.6/n² इंटू क्या? Z²। अब कोई भी एलिमेंट हो, Li+2 हो, और उसका क्या निकालना हो? n = 2, मतलब सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी हो? एनर्जी। तो यहां पे क्या रख देना? Li का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, तो इसका क्या रख देना? Z की वैल्यू 3 रख देना। सेकंड शेल दे रहा है तो n², तो 2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यहां क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहां इसकी क्या निकल जाएगी? एनर्जी निकल जाएगी। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमें क्या मालूम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसकी क्या मालूम है? एनर्जी। उसका क्या मालूम है? रेडियस। उसका क्या मालूम है? वेलोसिटी। मालूम है नहीं मालूम है? वेलोसिटी क्यों? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? n। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो n की वैल्यू बढ़ती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फॉर्मूले में नहीं दिखता क्योंकि साइन किसका है? माइनस का। लेकिन अपन स्पेक्ट्रम में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और अल्टीमेटली जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो एनर्जी क्या हो जाती? 0 हो जाती है। तो एनर्जी बढ़ती है। तो पहली बात, तो बेसिक बात क्वांटम नंबर में कुछ नहीं याद रखनी। बेसिक बात तो ये याद रखनी है, शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सबशेल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, और ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। बस इतनी सी बात याद रखनी है। वो तो फिर अपन अपना दिमाग चला लेंगे कि अगर हमें n मालूम है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की क्या मालूम है? एनर्जी मालूम है, क्योंकि हमें एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, हमें रेडियस का फॉर्मूला मालूम है, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है। तो हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो उसका क्या मालूम होना चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। उसकी एनर्जी निकालनी है तो भी उसका क्या मालूम होना चाहिए? n मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी सब हम किससे निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पूछे कि क्या बताता है इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे पहले तो हमें यह बोलना है कि वो शेल नंबर बताता है। सबसे पहले तो क्या बताता है? शेल नंबर। और ये उसके रिपरकशंस है, ये उसके कंक्लूजन्स है कि अगर हमें शेल मालूम है तो एनर्जी भी मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है। बात आई समझ में? तो हमको तो स्कूल में लिखना है, ये लिखने तो कभी नहीं आएगा क्वांटम नंबर स्कूल के अलावा, है ना। तुमसे ये अभी मैं इससे बात कर रहा था तो ये बोल रहा था काय का सैलिएंट फीचर पूछा था? हाइब्रिडाइजेशन के सैलिएंट फीचर्स बताओ। अरे सैलिएंट फीचर नहीं आते एग्जाम में, सीधे हाइब्रिडाइजेशन ही आता है। बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देंगे, उसमें 4 एटम पे स्टार लगा देंगे और बोलेंगे ये चारों स्टार एटम के क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन। ये सैलिएंट फीचर लिखने कभी नहीं आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। और ना अपने को मतलब क्वांटम नंबर, या अपन तो कोई भी चीज ऐसे रटने के हिसाब से पढ़ते ही नहीं है कि ये लिख के रट लिया, वो मालूम होना चाहिए। तो मालूम क्या होना चाहिए कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का क्या मालूम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब उसका हमें क्या मालूम है? शेल मालूम है। और शेल अगर मालूम है तो उसकी एनर्जी मालूम है, उसका रेडियस मालूम है और उसकी वेलोसिटी मालूम है। तो अगर हमें कोई बोले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो सबसे पहले शेल, फिर लिखने आ जाए तो इसी को आगे बढ़ा देना कि भैया एनर्जी भी बताता है विद दिस रिलेशन, रेडियस भी बताता है विद दैट रिलेशन। क्या? Rn = 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z²। ठीक है। तो रेडियस भी बताएगा और वेलोसिटी भी बताएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो इतनी चीजें निकाल लेंगे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L क्या बताता है? सबशेल कौन होती है? SPDF। अगर हमें लिखा हुआ आ रहा है L0, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S सबशेल को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P सबशेल को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D सबशेल को। अगर हमें सबशेल मालूम है तो हमें क्या पता चल जाएगा? सबशेल मालूम है तो हमें उसका शेप पता चल जाएगा। ठीक है। और ये सीक्वेंस देखो कितना गड़बड़ है। अपन पहले क्या पढ़ते हैं? शेप्स पहले ही पढ़ लेते हैं। ना अपने को वेव इक्वेशन मालूम होती है,
ना अपने को क्वांटम नंबर्स मालूम होते हैं और शेप पहले ही पढ़ा देते हैं मास्टर लोग कि पी का शेप डम्बल शेप है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, पहले ही अपन रट के बैठ जाते हैं। एक्चुअली ये सीक्वेंस नहीं है, मगर इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम की गलती है। हमें तो px, py, pz मालूम होना चाहिए भैया कि 3 ऑर्बिटल होते हैं किसमें, p में। हमें नहीं मालूम कि क्यों होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि होते हैं और उनके शेप क्या होते हैं, डम्बल होते हैं। डी सबशेल के शेप क्या होते हैं, डबल डम्बल होते हैं। एफ सबशेल के शेप्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स डम्बल होते हैं। हमें सब पहले से ही मालूम रहता है, लेकिन वो आता कहां है एक्चुअली, वो शुरुआत कहां से होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी जो है उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है। और वो क्या बात बोलती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट करना चाहता हूं। वो ये बोलना चाहता है कि मैटर एक ही बार में एक ही टाइम पे 2 जगह रह सकता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है, सेम मैटर सेम टाइम पे 2 कोऑर्डिनेट्स, मतलब 2 3D कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो मैथ्स में, 11th में 12th में, 11th में ही है। तो 3 डायमेंशनल में जैसे अपन ने बोला 2 1 1, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया उसका कि भैया ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास z है और ये पार्टिकल है। तो x के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि एक पार्टिकल एक बार में 2 सेट ऑफ या n नंबर ऑफ सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर्स या कोऑर्डिनेट नंबर्स शो कर सकता है। मतलब एक ही चीज एक ही बार में एक ही टाइम में 2 जगह प्रेजेंट हो सकती है, जो कि मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। और अगर वो पार्टिकल रह सकता है तो हम और तुम भी एक बार में एक ही टाइम में 2 जगह रह सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल कितना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होगा जो ये प्रूव करता होगा। इसलिए तुम्हें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बहुत दूर रखा जाता है। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन जब करोगे और वो भी मैथमेटिक्स में करोगे, जब जाके प्रूव कर पाओगे कि साहब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। लेकिन अपने को तो क्वांटम नंबर्स तो पढ़ने, तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले ही सब चीज बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़े अपन पहले ही पढ़ लेते हैं कि भैया एस एक ही सबशेल है, पी में 3 सबशेल है, डी में 5 सबशेल है, एफ में 7 सबशेल है। आई कहां से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। और वो प्रूव करना अपना काम नहीं है, तो अपन ने पहले ही रट लिया क्या, एस में 1 शेप स्फेरिकल, पी में 3 शेप डम्बल, डी में 5 शेप डबल डम्बल, और उनके नाम रट लिए। ठीक है, तो अपन उल्टा सीक्वेंस में चलते हैं और ये चलना पड़ेगा क्योंकि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं कर सकते। अभी लिखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन उसके जो कंक्लूजन्स है वो बिल्कुल दूर दूर तक तुम्हारी किताबों में तो दिए ही नहीं होंगे, और कहीं पे ऐसी किताब मिल जाए तो पढ़ना मत उसको, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। तो तुम तो क्या समझो, वेव इक्वेशन को भूल जाओ, तुम क्या समझो, क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन, जो इलेक्ट्रॉन की शेल बताता हो। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन, जो सबशेल बताता हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन, जो ऑर्बिटल बताता हो। ठीक है, और ये 3 कहां से आया ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है ना। वो फॉर्मूला अपन लिख लेंगे, वो उससे देख लेंगे, वो छोटी चीज है थोड़ी, तो अपन कर लेंगे। क्योंकि अगर अपन मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बात करें तो मतलब 2-3 साल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ही बात कर सकते हैं, जो कि करना नहीं है अपने को। तो क्या मैं ये बताने में अभी तक सफल रहा हूं कि भैया एल जो भी बताएगा वो क्या बताएगा, सबशेल, एन जो भी बताएगा वो क्या बताएगा, शेल बताएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल्स बताएगा। मतलब शेल हो गई हमारे पास कौन सी, के, और उसके अंदर सबशेल है सपोज कौन सी, पी, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स है सपोज कौन कौन से, px, py और pz। ठीक है, और बाद में स्पिन देखेंगे। तो प्रिंसिपल मतलब शेल, एजीम्यूथल मतलब सबशेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, इतना अगर हो गया तो लिखना शुरू करो क्वांटम नंबर्स में। लिखो कि शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, शेल्स, सबशेल्स एंड orbitals are given numbers if instead of names are given numbers
if instead of names, then this representation, ये salient features हैं क्वांटम नंबर के, ये लिख लेना, मतलब कहीं पे ये लिखना जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी तुम्हें स्कूल के अलावा। क्या लिख रहे थे? If given numbers instead of names, then this representation is known as quantum numbers. Then this representation is known as quantum numbers. इसमें पहला हेडिंग डालो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखो it represents shells of the atom in which electron is present. It represents shell of the atoms in which electron is present and denoted by n, small n, and denoted by small n. It may have values, of whole numbers, it may have values of whole numbers from 1 to infinity, from 1 to infinity. It cannot have, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, it by knowing the principal quantum number, by knowing the principal quantum number, we can calculate, by knowing the principal quantum number, we can calculate energy, we can calculate energy, radius, velocity of electrons, energy, radius and velocity of electrons, and also the number of electrons present, and also the number of electrons present in a particular shell. Also the number of electrons present in a particular shell, जो कि सबसे पहले तुमने 9th में पढ़ा है बोर-बेरी स्कीम, क्या 2n², ठीक है। तो क्वांटम नंबर, इसमें पहला क्वांटम नंबर हमारे पास कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन किससे? n से। अगर हमें किसी भी एटम की शेल मालूम हो, n में भी 1 to क्या इंफिनिटी, पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितने, क्या उसकी एनर्जी होगी, क्या रेडियस होगा, क्या वेलोसिटी होगी, वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात इसी में कह रहे हैं कि अगर हमें n मालूम है, शेल का नंबर मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं उसमें वो निकाल सकते हैं, जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या 2n²। अगर n इक्वल्स टू क्या है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हो सकते हैं 2। अगर n इक्वल्स टू क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। इसीलिए अपन कहते थे कि k शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और l शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, m शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो 2n² जब से तुमने पढ़ा, इसका मतलब तुम सबसे पहले 2n² जब से पढ़ रहे हो, तब से तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि n मतलब क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और तुम 2n² को में पहले n को क्या बोलते थे, नंबर ऑफ शेल, अब उसी n को अपन क्या बोलने लगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाम बदल दिया अपन ने बस, नंबर ऑफ शेल n है, तो वैसे भी नंबर के लिए n ही यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ शेल था जो, वही अब क्या कहलाने लगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा लिखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, it is represented by L,
it can have values, it can have values 0 to n minus 1. It can have values 0 to n minus 1. It can have values 0 to n minus 1. ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर लेना. L की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 0 से n माइनस 1 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 टू n माइनस 1. अब n माइनस 1 मतलब कभी भी L बराबर नहीं हो सकता किसके? n के. तो ये एक तो बात याद रखना, कहीं पे मार्जिन के ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछते हैं व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. करेक्ट सेट में अगर तुम्हें दिया है क्या n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 4, तो ये देखने में ही पता चल जाना चाहिए कि ये कभी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि l की वैल्यूज क्या रहेंगी? 0 टू n माइनस 1. n और l की वैल्यूज कभी बराबर नहीं हो सकती. ठीक है, अब 0 टू n माइनस 1 इसकी वैल्यूज होती हैं. तो ये कैसे कि सपोज, इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है कि सपोज मेरे पास क्या है? n इक्वल्स टू 1. क्या है? n इक्वल्स टू 1. मैं सब उल्टी तरीके से पढ़ा रहा हूं तुम्हें. मैं कभी भी वेव इक्वेशन से इसका क्या ताल्लुक है वो नहीं बताऊंगा. ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है कि तुम बताओ या नहीं बताओ. मैं तो बोल रहा हूं तो जबरन कंफ्यूज ही कर रहा हूं तुम्हें. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये सारी चीजें कैसे डेराइव हुई है, वो हुई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से. और उसका क्वेश्चन भी एक आता है, लेकिन उसके लिए अपने को वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, बस यही बताना चाहता हूं. अब ये भी आया वहीं से कि 0 टू n माइनस 1. तुम बोल सकते हो कि l इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 लिख तो दिया, हमने भी लिख लिया. ये क्या, कहां से आया? तो मैं ये नहीं तुम्हें बताऊंगा कि ये कहां से आया, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है केमिस्ट्री में. ठीक है, अब 0 टू n माइनस 1 है, तो सपोज मेरे पास n इक्वल्स टू क्या दिया है? 1. तो मेरे पास l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है? बस 0 ही हो सकती है. n माइनस 1 भी क्या हो गया? 0. तो अगर n 1 है तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू क्या है? 0. नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1. लेकिन वो वैल्यू खुद है क्या? 0. और जैसे ही l इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी सबशेल? S. और हम कहते भी हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? सबशेल को. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, अब अगर n 1 है तो l की एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू क्या है? 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि n इक्वल्स टू 1 है, मतलब शेल कौन सी है? K शेल. और K शेल है और n इक्वल्स टू 1 है, तो l की वैल्यू क्या आ रही है? 0. इसका मतलब K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल रह सकती है, और वो कौन है? S. अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके, लेकिन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना है वो सब ये प्रूव करता है. तो हम कहते हैं कि भैया पहली शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2. उस शेल को बोलते क्या है? K शेल. और K शेल में जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में क्या लिखते हैं? 1s2. क्या कभी 1p लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है. S की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. और K शेल की कैपेसिटी भी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये K शेल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी सबशेल रह सकती है? S. अब सेकंड शेल आई L शेल. L शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की. तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? 2s2 2p6. मतलब S भी आता है और P भी आता है. अब L को नाम ना देके मैं नंबर दे दूं तो L शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 2, क्योंकि वो है कौन सी? सेकेंड शेल. अब अगर मैं n इक्वल्स टू क्या लेता हूं? 2. तो मेरे पास L की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 0 और 1. अब 0 रिप्रेजेंट करती है किसको? S को. और 1 रिप्रेजेंट करती है किसको? P को. इसका मतलब सेकंड शेल में 2 ही सब शेल आ सकती है. कौन कौन सी? S और P. इसलिए यहां पे हम जो लेते हैं n इक्वल्स टू 2 L शेल लेते हैं, तो L शेल प्रूव हो रहा है कि सिर्फ क्या रख सकता है? S और P सब शेल रख सकता है, D सब शेल नहीं रह सकता. अभी तक अपन किसके बेसिस पे बात करते थे? कैपेसिटी के बेसिस पे, कि भैया L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 ही आ सकते हैं. तो उसमें से 2 किस में आ गए? S में. और 6 किस में आ गए? P में. तो अब 8 हो गए पूरे. तो अगला S और P के अलावा लाने की कोई जरूरत है ही नहीं. अब बात जरूरत की नहीं है, अब बात उसके प्रूफ की है. तो क्या हो रहा है? n अगर 2 है तो L इक्वल्स टू क्या? 0. और क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 1. तो n2 के लिए कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, और वो 2 वैल्यूज क्या है? 0 और 1, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? S और P को. मतलब सेकंड शेल में 2 ही सब शेल रह सकती हैं. कौन? S और
P। अगर तुम्हारे पास n इक्वल्स टू क्या हो 3 हो तो L की क्या क्या वैल्यूज परमिसिबल है 0 1 2 मतलब थर्ड शेल में कौन रह सकता है एस सब शेल भी रह सकता है। जैन साहब इधर देखो तुम्हारा परफॉर्मेंस एक टेस्ट में फर्स्ट आए थे, आज मैं पूरी लिस्ट देख रहा था पुरानी, तुम एक टेस्ट में फर्स्ट आए हो तो L यहां पे क्या है n इक्वल्स टू 3 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0 1 2 मतलब ये क्या है S P और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है D को। अब मैं इससे ये भी कह सकता हूं एक फॉर्मूला बता दूं कि भैया किसी भी सबशेल में किसी भी शेल में कितनी सबशेल्स रह सकती हैं नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सबशेल भी कितनी रहेगी एक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो सबशेल भी कितनी प्रेजेंट रह सकती है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो सबशेल कौन कौन सी प्रेजेंट रह सकती है एस पी और डी, और कितनी रह सकती है 3। तो नंबर ऑफ क्या सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल में भी क्या इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही क्या प्रेजेंट रह सकती है शेल्स प्रेजेंट, सबशेल्स नहीं हाँ सबशेल्स जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही उस शेल में क्या प्रेजेंट रह सकती है सबशेल्स। तो इतना लिख लो और फिर यहां पे लिख लो कि नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल विल बी इक्वल टू क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो 0 टू n-1 से अपन प्रूव कर रहे हैं, क्या प्रूव कर रहे हैं कि भैया n1 है तो L सिर्फ 0 हो सकता है, n2 है तो L 0 और 1 हो सकता है, n3 है तो L 0 1 और क्या हो सकता है 2 हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो, चारों प्रेजेंट रहेंगे, 4f होती है, हाँ फिफ्थ में भी होता है। नहीं अभी तो एटॉमिक नंबर 112 ही तो अपने पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स ही उतने हैं, तो अपन आगे और अभी तो एसपीडीएफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। एसपीडीएफ के बाद एच भी होता है सबशेल, जी भी होता है, मगर वो पढ़ते क्यों नहीं है क्योंकि अभी तक उतने एटॉमिक नंबर आए नहीं, एलिमेंट्स खोजे ही नहीं गए। हाँ 7 शेल ही, अपन तो KLMN मानते हैं, ठीक है, और 3 मान लिए कौन से OPQ। तो 7th शेल सिर्फ 2 ही ग्रुप्स में है, फर्स्ट और सेकंड में। कैसे, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसमें एक शेल, इसमें कितनी शेल 2 शेल, इसमें कितनी शेल 3 शेल, इसमें कितनी शेल 4 शेल, इसमें कितनी शेल 5, इसमें कितनी 6 और इसमें कितनी 7। तो K शेल काम आई, LI, MI, NI, OI, PI 4 5 6 और कौन सी आई QI, KLMN, OPQ। अब उसके आगे अभी तक उतने एटम्स ही अपन ने एलिमेंट्स ही नहीं खोजे जो 7 शेल से क्या बना है आगे बनाए, और 7 शेल तक सिर्फ किस में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन S, P, D और F में। अगर उससे ज्यादा एलिमेंट कोई खोजा गया तब अपन SPDF के आगे पढ़ने लगेंगे, जिसको क्या बोलेंगे H, अगले वाले को क्या बोलेंगे जी, अभी यूज ही नहीं हुआ उसका। और उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स भी अलॉट कर दिए गए, इसके लिए 0 1 और 2 और 3 यहां तक तो अपन पढ़ ही रहे हैं, इसके लिए 4, इसके लिए 5 अलॉट कर दिया गया है कि इनकेस अगर वो एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तब उनके क्वांटम नंबर्स क्या होंगे वो बोल दिए गए, लेकिन अभी खोजे नहीं गए उनके। वो तुम्हारे को स्कूल में पढ़ाते होंगे ना, नियम 29 का तो पढ़ा नहीं पाते कि एक्सेप्शनल क्यों होता है, 3d10 4s1 क्यों हो जाता है, 24 में 3d5 4s1 क्यों हो जाता है। इनसे वो करवा लो, 112 का नाम बताओ, 118 का नाम बताओ, तो 118 118 तो वो क्या, हाँ अन 1 के लिए अन और वो ऑक्ट के कुछ ऑक्टिनियम, और अगर ऑक्टियम जो भी मैंने कभी कोई खोजे नहीं गए हैं, अगर खोजे जाएंगे तो उनके जो क्वांटम नंबर्स हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स वो ये होंगे। अभी तक 7s तक हमारा काम चल जाता है, उससे ऊपर हमें एलिमेंट्स ही नहीं मिले जिनके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो कि इससे ज्यादा शेल्स या इससे ज्यादा सबशेल्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे, ठीक है। तो क्या मतलब, हैव आई कैटर्ड योर क्वेश्चन। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल वो क्या हो गया इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये प्रूव क्या कर रहा है कि L की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 0 टू n-1 तक। वो क्या बोल रहा था, तो 2n² वाला क्या बोल रहा था,
लोअर शेल्स में एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता कि जैसे अपने पास है सपोज स्कैंडियम, तो अपन क्या बोलते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 2882 प्लस 1, तो इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 8, इसमें आ गया 9 और इसमें आ गया 2। तो इसमें LH शेल की जो KLM MH शेल की